अशोक भौमिक जी की कहानी किस्सा गो सुनते हैं आज। ये उनकी किताब जीवनपुर हाट जंक्शन में से ली गई है। एक ऐसी नौकरी जिसमें न तो काम करने के घंटे ही तय हों और न आपका कोई दफ्तर ही हो, उस पर आपको लगभग रोज मीलों का सफर करना अनिवार्य हो। ऐसी नौकरी की कल्पना वे लोग नहीं कर सकते जो किस्मत से दफ्तर में बैठकर पंखे, एसी, कूलर के सानिध्य में अपना काम करते हैं। ऐसे दोस्त जब हमसे कहते, दफ्तर जाते समय सुबह तुमसे मिलता जाऊंगा, या दोपहर को मिलने पर कहते, जरा बैठो, बस लंच होने वाला है, फिर मिलते हैं, या जब कोई कहता छुट्टी के बाद मिलते हैं, तो हम लोगों को इनसे ईर्ष्या सी होती थी। हमारा दफ्तर न तो शुरू होता था न ही कभी खत्म। इसमें लंच का समय निर्धारित नहीं था और ओवर टाइम जैसे शब्द हमने सुने जरूर थे, पर ये क्या है, इसे जानने समझने का कभी मौका ही नहीं मिला। हमारे जूतों के नीचे अदृश्य पहिए जड़े थे जो हमें यहाँ से वहां ले जाते आते थे। पर आज इतने वर्षों के बाद लगता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी की थी, तभी शायद मेरे जीवनपुर हाट जंक्शन की इतनी रौनक बनी रही। इस जंक्शन पर छोटी बड़ी गाड़ियां आती और जाती रहीं, मुसाफिर मिलते बिछड़ते रहे, पर काला कोट पहने स्टेशन मास्टर की शक्ल में जगदीश्वर बाबू कब सीटी बजाकर किसकी गाड़ी कब रवाना कर देंगे, इसका अंदाजा कोई कभी नहीं लगा पाया। पर बावजूद इसके जीवनपुर हाट जंक्शन की लाउड स्पीकरों पर जगदीश्वर बाबू की क्षण में अपने भक्तजनों के संकट दूर करने की रहस्यमय क्षमताओं को बखानते कर्ण विदारक गीत बजते ही रहे। जगदीश्वर बाबू और उनके उन भक्तों की कहानी ही लिखने बैठा था, पर अचानक मेरे जीवनपुर हाट जंक्शन के एक नायाब कहानीकार की कहानियों की याद आ गई। जीत चतुर्वेदी। जीत चतुर्वेदी को हम सब जॉनी नाम से पुकारते थे। किसी लोकप्रिय फिल्म से ये नाम हम में से किसी ने जीत चतुर्वेदी के लिए चुराया था, जिसने बहुत कम समय में चांदगढ़ में उसे इसी नाम से मशहूर कर दिया। जीत दिल से बादशाह था और उसके पास लोगों को सुनाने के लिए असंख्य सच्ची कहानियां थीं। इन्हीं कथा कहानियों के चलते वो हम सब से बिल्कुल भिन्न था। उसकी कहानियां कितनी सच्ची थी ये जानना हमें कभी जरूरी नहीं लगा, क्योंकि कहानी सुनाने का उसका अंदाज इतना दिलचस्प और विश्वसनीय होता था कि क्या मजाल कि कोई कभी उस पर शक की उंगली उठा पाता। सुना था चंडीगढ़ में स्टैनफोर्ड फार्मास्यूटिकल नाम की प्रसिद्ध जर्मन कंपनी की नौकरी लेकर कोई नया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आया है और उसका नाम जीत चतुर्वेदी है। पर पहली बार मेरी मुलाकात उससे चांदगढ़ में नहीं बल्कि बनारस स्टेशन पर हुई थी। मुझे अपनी कंपनी के हेड ऑफिस कलकत्ता जाना था और वो अपने घर धनबाद जा रहा था। जाड़े की छुट्टियों के दिन थे, उस पर शादी ब्याह के लगन आदि के चलते ट्रेनों में इतनी भीड़ हो रही थी कि देहरादून एक्सप्रेस में रिजर्वेशन मिलना लगभग असंभव था, और अगर रिजर्वेशन मिल भी जाए तो जरूरी नहीं कि आप अपनी बर्थ पर कंबल तान सके। जीत चतुर्वेदी के साथ परिचय होने के 2.25 मिनट भी नहीं बीते थे। लगा वो मेरा बचपन का दोस्त था। उसने किसी मिश्रा नाम के टीटी को समुचित भ्रष्ट कर एक बर्थ का इंतजाम कर ही लिया था। पर ट्रेन जब बनारस स्टेशन पर आई तो भीड़ इतनी थी कि बमुश्किल हम ट्रेन पर चढ़ सके। हमारी दोनों आरक्षित बर्थों पर कुछ लोग पहले से ही जमे थे, जिन्हें देखकर कोई भी ये कह सकता था कि वे अपनी जुबान के बजाय कांधे धरी दुनालियों पर ज्यादा यकीन रखने वाले लोग थे। बनारस से गाड़ी छूटने के बाद डिब्बे के अंदर का शोर शराबा कम हो गया था, इसीलिए जीत चतुर्वेदी को, जो मुझसे थोड़ी दूर खड़ा चाय वाले से बतिया रहा था, मैं सुन पा रहा था। वो साहब जो नीली टाई पहने खड़े हैं, जाकर उन्हें चाय दिया, और सुन भाई, पैसे मत मांग लेना कहीं उनसे, पैसे मैं दूंगा, समझा। फिर वो मेरी ओर देखकर बोला, सर जी चाय ले लें प्लीज, अगले स्टेशन में आपके लिए कुछ नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। सर आपको तकलीफ तो जरूर हो रही है, पर मैंने जानबूझकर किसी को खबर नहीं की कि आप सफर कर रहे हैं।
मैं इसके पहले कभी जीत चतुर्वेदी से नहीं मिला था, इसीलिए उसकी क्षमताओं के बारे में मैं भी अनजान था। मैं बस इतना ही कह पाया, इन सब की क्या जरूरत थी, हम लोगों को तो खड़े खड़े सफर करने की आदत हो गई है, आगे कहीं बैठने को मिल ही जाएगा। पर इससे पहले मेरी बात पूरी हो पाती, जीत ने उसे बीच में ही लपक लिया और बोला, सर आपकी तो बात ही अलग है। याद है जब आपने सूरनपुर में बिसुन मल्लाह के यहाँ दबिश दिया था? आप तो तब पैदल ही 7 मील चले थे। हमें बाद में समझ में आया था कि काहे को आप अपने जीत पर नहीं गए थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैंने खामोश रहना ही उचित समझा, पर जीत चतुर्वेदी की नीची आवाज में लगभग फुसफुसा कर कही बातें इतनी नीची भी नहीं थी कि उसके अगल बगल के लोगों को वह सुनाई न देती। उसकी बातों का असर लोगों पर पड़ना जल्द ही शुरू हो गया था। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तुलना सपेरे के मंत्र से वशीभूत कुछ जहरीले गेहूंवनों का उस सपेरे के पिटारे में दुबक जाने के साथ ही की जा सकती थी। मैं हक्का बक्का जीत को देखता ही रह गया था, जो इतने कम समय में इशारों इशारों में ही मुझे किसी सरकारी खुफिया विभाग का दबंग अधिकारी बना चुका था। हमें जल्द ही बैठने की जगह मिल गई थी और जीत की कुछ कहानियों के बाद मैं और जीत अपनी अपनी बर्थों पर चादर तान चुके थे। मध्य रात्रि में जीत धनबाद उतर गया था, पर उसके बहुत पहले ही दुनाली धारियों का दल किसी स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया था और बहुत संभव है अपने गंतव्य से कई स्टेशनों पहले ही। इस घटना के कुछ महीनों बाद मेरी मुलाकात जब जीत चतुर्वेदी से हुई, तब तक वो मेरे लिए भी जॉनी बन चुका था। जॉनी को बातूनी कहना गलत होगा, क्योंकि यूं तो वो बहुत कम बोलता था, पर जब बात कहानी गढ़ने की हो तो न जाने कहां कहां से वो बातें बना लाता था। जॉनी के व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण था जिसके चलते न केवल उसकी मनगढ़ंत कथाओं पर यकीन करने को मन करता था, उसके संग तरह तरह की कथाओं के लंबे सफर पर निकलने को जी भी करता था। उस बार बनारस से बंबई चलने वाली महानगरी एक्सप्रेस में हम दोनों सफर कर रहे थे। गाड़ी में कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी, शाम हो चुकी थी, पर सोने का समय नहीं था। वो सब लोग अपनी अपनी सीटों पर अलसाए बैठे ऊँघ रहे थे। बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में ऐसी खामोशी कभी कभी मनहूस सी भी लगती है। ट्रेन के अंदर का माहौल ऐसा ही कुछ हो रहा था। हमारे पास करने को कुछ भी नहीं था, सो मैं और जॉनी सुबह के अखबार को बार बार पढ़कर लगभग रट चुके थे। तभी बातों बातों में बनारस से कलकत्ता जाते हुए जो कुछ हुआ था उस पर बात चल पड़ी। मैंने जॉनी से पूछा कि क्या सोचकर उसने ऐसी कहानी गढ़ ली थी। इसमें खतरा भी तो था। मान लो अगर कहीं हमारा झूठ पकड़ा जाता तो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस कुल से मेरा संबंध है वहां कथा बाचने के पहले कथा सुनने वाले भक्तों को समझ बूझ लेने की प्रथा युगों से चली आ रही है। फिर उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हमारे आसपास जो लोग मुर्दों जैसे सुस्ता रहे हैं, अगर कहो तो मैं इन सबको 5 मिनट में जगा सकता हूँ। हालांकि मुझे इस पर कोई शक नहीं था, फिर भी मैंने उसे सुनना चाहा। तुम मेरे सुरेंद्र मामा से तो मिले हो ना? अरे वही जो भैया की शादी में दिल्ली आए थे। सुरेंद्र मामा पूसा में एग्रीकल्चर रिसर्च के बड़े वैज्ञानिक हैं। उस दिन उन्होंने एक नए खोज की बात की। यार मैं तो सुनकर दंग रह गया। विज्ञान ने न जाने कैसी कैसी असंभव बातों को संभव बना दिया जाता है। जॉनी बहुत ऊंची आवाज में तो नहीं बोल रहा था, पर उसकी बात में कुछ जादू जरूर था, जिससे कि आसपास के लोग उसे गौर से सुनने लगे। जापान में लंबे समय से रिसर्च चल रहा था कि किस प्रकार खेती में किसानों की मेहनत को कम किया जाए। खेती में पुराने ढंग से बुआई के समय किसानों के मेहनत के साथ साथ बीज की भी बर्बादी होती थी। उन्हीं सबको ध्यान में रखकर खेती में बुआई करने के एक नायाब उपाय पर जापान में बहुत बड़ा काम हुआ है। वहां ट्रैक्टर और दूसरे आधुनिक मशीनों से खेत को बुआई के लिए पहले से तैयार कर लिया जाता है, और ये खेत कोई 1 या 2 बीघे का तो होता नहीं, मीलों लंबे चौड़े खेत। जॉनी ने अपनी बात किसानी को लेकर शुरू की थी
और साथ बैठे मुसाफिरों का रिश्ता सीधे हो या आड़े किसी न किसी तरह से किसानी से जुड़ा था। सो उनमें जॉनी से कुछ नया सुनने जानने की दिलचस्पी दिखने लगी। ट्रेन के डिब्बे में जो ऊब और सुस्ती फैली हुई थी, उसमें फर्क भी साफ महसूस होने लगा। एक ने पूछा, क्यों भाई साहब, गेहूं की बुआई के लिए जापान ने कोई नया मशीन इजाद किया है क्या? अरे मशीन नहीं, पूरी क्रांति ही कर डाली है इन जापानियों ने। वे आसमान से खेत में बुआई का काम कर रहे हैं। आए, आसमान से बुआई, ये कैसे हो सकता है? एक मुसाफिर को जॉनी की बात पर शायद यकीन नहीं हो रहा था। जी हाँ, आसमान से। जापान ने हवाई जहाज से बुआई करने के तरीके इजाद कर लिए हैं। इतना कहकर जॉनी मुझे विस्तार से कृषि में इस क्रांति के बारे में पूरी गंभीरता के साथ बताने लगा। मेरे लिए हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। एक छोटे से खास किस्म के कैप्सूल में 2-3 बीज रासायनिक खाद के बुरादे के साथ जरा भरा जाता है। इसे जापान में सारकान या सीड बुलेट्स कहा जाता है। ऐसे लाखों सारकान कैप्सूलों को हवाई जहाज से आसमान से जमीन की ओर गोली की बौछारों जैसे छिड़का जाता है। पर जनाब, क्या ऐसे कैप्सूल जमीन से टकराते ही फट नहीं जाते होंगे? एक अक्लमंद नुमा आदमी ने सवाल किया। आप क्या समझे कि वो कैप्सूल कोई दवा के कैप्सूल जैसी आम कैप्सूल होती है? नहीं, वो एक खास किस्म की जिलेटिन से बनी होती है कि सूखी जमीन में 3 इंच तक आसानी से न केवल धसी जाती है, बल्कि बगैर पानी के महीनों अपने अंदर रखे बीज को सुरक्षित रखती है। पानी लगते ही कैप्सूल की बाहरी खोल अंडे जैसा फूट जाता है और बीज नमी और खाद पाकर बीज का अंकुरण शुरू हो जाता है। इतना कहकर जॉनी ने सबकी बोलती बंद कर दी। हमारे आसपास बैठे लोग अब जापान के आसमान पर कल्पना की उड़ान भरने लगे थे। मुझे उनकी आंखों में जॉनी के ज्ञान के प्रति असीम श्रद्धा दिख रहा था। साहब, फिर तो बड़ी जल्दी बुआई का काम हो जाता होगा वहाँ? एक ने पूछा। हाँ, एक दिन में आसानी से 150 एकड़ में बुआई तो हो ही जाती है। क्या खूबसूरत नजारा होता है वो, जब हवाई जहाज से ओलों की बारिश की तरह आसमान से जमीन पर बीज वाले कैप्सूलों की तेज बौछार होती है। मैं जॉनी की बातों को सुनते सुनते न जाने कैसे भूल ही गया था कि वो एक शुद्ध कपोल कल्पित कथा बाँच रहा था। उस रात महानगरी एक्सप्रेस में देर तक बुवाई के इस जापानी तकनीक के बारे में लोग आपस में बात बहस करते रहे, जिससे सफर के सुस्त माहौल में जान सी आ गई थी। आंखों के सामने बीज वाले कैप्सूलों को और आसमान से हवाई जहाज से उसकी बारिश को मानो मैं देख पा रहा था। मेरे और मेरे तमाम दोस्तों ने न जाने ऐसी और कितनी ही कहानियां सुन रखी थी। जॉनी की कहानियों का सम्मोहन ऐसा था कि हम सब कुछ समझते हुए भी न जाने कैसे उसके फेरे में आ जाते थे और उस कहानियों को सच मान लेते थे। जॉनी की गैर हाजिरी में भी उसकी कहानियों के नायाब किस्सों को सुन सुनाकर हम मस्त हो जाते थे। पर सबसे नायाब कहानी का किस्सा सुधा ने सुनाया था। शादी के बाद जॉनी अपनी पत्नी सुधा के साथ दिल्ली से चांदगढ़ लौट रहा था। बेचारी सुधा को अपने पति के इस विशेष गुण के बारे में कतई पता नहीं था। ट्रेन के सहयात्रियों में प्रायः दूसरों की बातें सुनने की जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी रहती है, और अगर साथ कोई नौजवान जोड़ा सफर कर रहा हो तो उनकी आपसी आत्मीय बातचीत सुनने का आनंद लेना कौन नहीं चाहेगा। सफर शुरू होने के कुछ ही देर बाद जॉनी और सुधा दोनों को महसूस हुआ कि वे जब भी आपस में कुछ बात कर रहे थे तो आसपास के बैठे लोग अपनी बात रोककर उसे सुनने की कोशिश कर रहे थे। जॉनी का कथावाचक मन इन आतुर श्रोताओं को अपने करीब पाकर खिल उठा। सुधा, इतनी घबरा क्यों रही हो? कोई हमें यहाँ पहचानता थोड़े ही है। जॉनी ने मानो ये बात फुसफुसा कर कहना चाहा हो, पर गलती से आवाज थोड़ी ऊंची रह गई थी। सुधा और जॉनी के आसपास बैठे मुसाफिरों के कानों तक इस बात के पहुंचते ही उन्हें एक सरस कलंक कथा की आहट सुनाई देने लगी और वे अपनी सांस रोककर किस्से के खुलने का इंतजार करने लगे। सुधा शर्मा कर सिकुड़ गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जॉनी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे, तुम्हारे पति जब तक दिल्ली वापस आएगा
उसके पहले ही तुम घर पहुंच जाओगी, इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो। और हाँ, यूं सुकड़ कर मत बैठो, लोगों को शक हो जाएगा। अगल बगल बैठे श्रोतागण जॉनी से इस दर्जे की रससिक्त कथा की उम्मीद नहीं कर रहे थे। बहरहाल थोड़ी देर तक ऐसी ही कुछ और रससिक्त बातों को परोसने के बाद सुधा और जॉनी अपनी अपनी बर्थों पर जाकर सो गए थे। पर उनके सहयात्री देर रात तक आपस में उनके बारे में चर्चा करते रहे। क्या जमाना आ गया है, शरीफ सा दिखने वाला आदमी दूसरे की बीवी को भगा कर ले जा रहा है। किसी ने कहा, लड़की ही कैरेक्टर लेस है, वरना देखो तो कैसे घुल मिलकर अपने आशिक से बतिया रही थी। किसी का प्रस्ताव था कि अगले स्टेशन में पुलिस को इसकी खबर देनी चाहिए, तो दूसरे ने इसे काटते हुए कहा, सफर में ऐसी गलती कभी न करना। पुलिस के पास एक बार गए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते कमर ढीली हो जाएगी, इसलिए भला इसी में है कि चुपचाप लाइट ऑफ कर मुंह ढक के सो जाओ। इस महाकथा को सुधा ने न जाने कितनी बार हमें सुनाया था और हर बार वो शर्म से लाल होती रही थी। इसके बाद जॉनी का तबादला अहमदाबाद हो गया था और मेरा भी 2 सालों बाद चांदगढ़ से इलाहाबाद ट्रांसफर हो गया था। जॉनी और चांदगढ़ के दोस्तों को भूलना असंभव था। वे बार बार याद आते रहे और यूं ही एक लंबा वक्त गुजर गया। मैं इलाहाबाद छोड़कर कलकत्ते आ गया था। तभी एक बार अपने ऑफिस के किसी काम से मुझे मुंबई जाना पड़ा। मैं मुंबई से वापसी की फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, जो काफी लेट थी। मेरे पास समय बिताने के लिए इधर उधर लगे विज्ञापनों को पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं था, सो मैं मजबूरन वही करता हुआ वक्त गुजार रहा था। तभी अचानक मेरी नजर कॉफी शॉप के पास खड़े जॉनी पर पड़ी। जॉनी बहुत बदल चुका था। उसके सर के बचे हुए बालों में बस कुछ ही बाल काले बचे थे। मुझे पहचानते ही मुझसे वो लिपट गया। क्या हाल है तुम्हारा, कहाँ हो और आजकल क्या कर रहे हो? जैसे सवाल हमने एक दूसरे से पूछे और एक दूसरे को इसके जवाब भी दिए। फिर चलो यार कॉफी पीते हैं, कहकर हम कॉफी शॉप की ओर चल पड़े। कॉफी शॉप की मेज बड़ी थी, पर उस पर पहले से ही 5-6 लोग जमे बैठे थे। उसी के किनारे थोड़ी सी जगह बनाकर हम दोनों कुर्सी लेकर बैठ गए और देखते ही देखते चांदगढ़ के सुहाने दिनों की सुनहरी यादों के सफर पर चल पड़े। बातों बातों में जब मैंने सुधा के बारे में पूछा तो जॉनी कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। फिर धीरे धीरे कहा, चांदगढ़ से मेरा ट्रांसफर अहमदाबाद हो गया था, पर अहमदाबाद जाकर पता चला कि सुधा को जीरोडर्मा पिगमेंटोसम है। ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसके सिम्टम्स यूं तो बचपन से ही दिखने लगते हैं, पर सुधा के केस में ये बाद में दिखा। ये हमारे हिंदुस्तानियों के मुकाबले जापानियों में 6 गुना ज्यादा होती है। इसमें सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें रोगियों की चमड़ी पर फफोले पैदा कर देती हैं। इसका एक ही इलाज है कि मरीज को धूप से बचाया जाए। सुधा के लिए मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया था जिससे सूरज की रोशनी घर के अंदर जरा भी दाखिल ना हो सके, पर तमाम कोशिशों के बावजूद सुधा को मैं बचा न सका। बहुत पेनफुल एंड था सुधा का। ये कहते हुए जॉनी के चेहरे पर दर्द की गहरी लकीरें उभर आई थी। आसपास बैठे कॉफी पी रहे लोग भी शायद जॉनी की बातें सुन रहे थे। वे भी मेरी ही तरह खामोश थे। तभी जॉनी की फ्लाइट का डिपार्चर अनाउंसमेंट हुआ। हालांकि जॉनी थोड़ी देर और रुक सकता था, पर अपनी कॉफी को बगैर खत्म किए ही मुझे सी यू कहकर वो बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ गया। उसकी इस जल्दबाजी में न मैं अपना पता उसे दे पाया और न ही उससे उसका पता ले सका। कॉफी शॉप की कुर्सी पर बैठे उसे तेज कदमों से एयरपोर्ट की भीड़ में गुम होते देखते हुए मैं सुधा की बीमारी और मौत के बारे में सोच रहा था। मैंने पहले कभी इस बीमारी के बारे में नहीं सुना था। तभी मुझे अचानक जॉनी का जापानी बुआई का किस्सा याद आया। बुआई की वो कहानी झूठी थी। उस कहानी में जिस सारकन का जिक्र उसने किया था वैसा कोई जापानी शब्द शायद है ही नहीं। मुझे लगा कि काश किस्सेबाज जॉनी की सुधा की ये कहानी भी झूठी होती। उसने कहा था जीरोडर्मा पिगमेंटोसम जापानियों में हमारे मुकाबले 6 गुना ज्यादा पाई जाती है। काश जीरोडर्मा पिगमेंटोसम भी जॉनी का इजाद किया हुआ
सारकान की ही तरह एक कपोल कल्पित शब्द होता। काश सुधा की कहानी भी मेरे और कॉफी शॉप के दूसरे लोगों के लिए जॉनी का एक कथा वाचन हुआ होता। जॉनी से फिर कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। मुझे जॉनी जैसा कथावाचक भी आज तक दूसरा कोई नहीं मिला।